आज का हमारा लेक्चर पुराने लेक्चर की कॉन्टिन्यूटी पर मबनी है जो कि था कार्नेट हीट इंजन। कार्नेट हीट इंजन एक्चुअली क्या करता है कि ये असल में कन्वर्ट करता है हीट को मैकेनिकल वर्क में, और ये ऑपरेट करता है दो टेम्परेचर रिजर्वायर के बीच, जिसमें एक हॉट रिजर्वायर होता है और एक कोल्ड रिजर्वायर होता है, और इसके बीच में हमारी वर्किंग सब्सटेंस होती है जो कि आइडियल गैस है यहाँ पर। फिर हमने इसकी जो वर्किंग थी कार्नेट हीट इंजन की उसको स्टडी किया था, जिसमें हमने ये कहा था कि जो वॉल्स हैं कंटेनर की वो इंसुलेटेड वॉल्स हैं, जबकि यहाँ पर जो पिस्टन है ये मूवेबल है और फ्रिक्शनलेस है। उसके अलावा ये जो बेस है इसकी वो कंडक्टिंग है, और यहाँ पर हमारे पास इस कंटेनर के अंदर क्या है, गैस, आइडियल गैस के पार्टिकल्स मौजूद हैं। सबसे पहले हम हीट सप्लाई करते हैं, तो जो गैस है, तो हीट सप्लाई करने की वजह से ये जो गैस है वो एक्सपैंड करती है, लेकिन शुरू में एक्सपेंशन है वो एक्चुअली आइसोथर्मल एक्सपेंशन है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। फिर उसके बाद बी से सी तक प्रेशर और वॉल्यूम के ग्राफ में एडियाबैटिक एक्सपेंशन होती है, जिसमें जो हीट है ट्रांसफर वो नहीं होती, यानी कि आप हीट सोर्स को यहाँ से रिमूव कर देते हैं, लेकिन उसके बावजूद गैस एक्सपैंड करती है, यानी कि वॉल्यूम इंक्रीज करता है। तो आज हमने ये देखना है कि जो प्रोसेस है हमारे पास कार्नेट हीट इंजन के अंदर, जो कि असल में 4 रिवर्सिबल प्रोसेस पर मबनी है, सी से डी में क्या हो रहा है और डी से ए में क्या हो रहा है। तो जो सी से डी का पोर्शन है इसमें एक्चुअली हो रहा है आइसोथर्मल, सी टू डी में इज आइसोथर्मल कंप्रेशन। आइसोथर्मल कंप्रेशन का ये मतलब है कि जो वॉल्यूम ऑफ गैस डिक्रीजेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कि सी से डी ड्यूरेशन के दौरान आपके पास सी से डी तक जो कर्व ये बन रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि एक्चुअली आपके पास जो वो गैस का वॉल्यूम है जो उसने ऑक्यूपाई किया हुआ है वो एक्चुअली डिक्रीज करेगा टेम्परेचर कांस्टेंट पर। अब अगला सवाल है वॉल्यूम ऑफ द गैस कैसे डिक्रीज होगा। तो वॉल्यूम ऑफ गैस इस तरह से डिक्रीज होगा कि अब हम इस कंटेनर को कनेक्ट कर लेंगे, एक्चुअली जो हमारी जो वर्किंग सब्सटेंस है जिस कंटेनर में गैस मौजूद है इसको एक्चुअली हम कनेक्ट कर लेंगे किसके साथ, कोल्ड रिजर्वायर के साथ। उससे क्या होगा कि ये जो वर्किंग सब्सटेंस है ये एक्चुअली क्या करेगा, ये हीट को रिजेक्ट करेगा, यानी कि लूज करेगा, ये ट्रांसफर करेगा किसको, कोल्ड रिजर्वायर को। लेकिन चूंकि रिजर्वायर इतना ठंडा है कोल्ड वाला कि उसके टेम्परेचर पर ओवरऑल ये जो वर्किंग सब्सटेंस है हीट रिजेक्ट हो रही होगी, जब इसको मिलेगी तो इसके टेम्परेचर पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही समझ लीजिए जैसे ठंडे पानी का समंदर है। अब इस प्रोसेस में चूंकि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा होगा, इसका मतलब ये होगा कि आपके पास ये जो आइसोथर्मल कंप्रेशन है इसमें एक्चुअली क्या होगा कि जो आपके पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स है वो भी एक्चुअली क्या होगी, वो कांस्टेंट रहेगी, जिसको मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी एवरेज जो कि मोशन की वजह से होती है पार्टिकल्स की, जो कि यहाँ पर गैस पार्टिकल्स मौजूद होंगे तो उनकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो एक्चुअली कांस्टेंट रहेगी। तो फिर टेम्परेचर का कांस्टेंट रहने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास जो इस कंटेनर में गैस मौजूद है उस पर एक्चुअली क्या हो, वर्क डन हो। तो सराउंडिंग से फिर आपके पास इस पिस्टन की मदद से इस पर वर्क किया जाएगा, जिसका मतलब ये होगा कि वर्क डन होगा गैस पर, और जब वर्क डन होगा गैस पर तो उसकी वजह से एक्चुअली जो हमारे पास ये फ्रिक्शनलेस पिस्टन था या मूवेबल पिस्टन है वो एक्चुअली मूव करेगा डाउनवर्ड। जब वो एक्चुअली इधर से डाउनवर्ड मूव करेगा तो जो पार्टिकल्स जगह घेर सकते हैं अब वो रिड्यूस होती जाएगी। जब वो जगह घेरने वाली रिड्यूस होती जाएगी इसका मतलब है कि वॉल्यूम क्या करने लग गया, वो डिक्रीज करने लग गया। अब वॉल्यूम डिक्रीज जब हो रहा होगा तो एक्चुअली आपके पास इसी गिवन वॉल्यूम में अब जो पार्टिकल्स हैं वो ज्यादा फोर्स के साथ वॉल्स ऑफ द कंटेनर को क्या करेंगे, हिट करेंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि एक्चुअली जो प्रेशर है P वो इस प्रोसेस के अंदर क्या हो जाएगा, वो एक्चुअली इंक्रीज होगा। तो आइसोथर्मल कंप्रेशन में ये होगा कि आपके पास जो प्रेशर ऑफ द गैस है वो एक्चुअली इंक्रीज करेगा, जबकि जो वॉल्यूम ऑफ द गैस है वो डिक्रीज करेगा, जिसको मैं डाउन एरो से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जबकि जो टेम्परेचर है वो एक्चुअली कांस्टेंट रहेगा, और जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है इसका मतलब ये है कि जो इंटरनल एनर्जी है वो भी क्या रहेगी, वो एक्चुअली कांस्टेंट रहेगी। और इंटरनल एनर्जी आइडियल गैस पार्टिकल्स की या आइडियल गैस की एक्चुअली उनकी मोशन की वजह से होती है, और मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। तो जो इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस पार्टिकल्स है आइडियल गैस की, वो एक्चुअली उसकी काइनेटिक एनर्जी ही है एवरेज। तो चूंकि एवरेज काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही इसका मतलब इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी, जब इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी इसका मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। तो फिर अगर हम अपने ग्राफ पर वापस जाएं यहाँ पर, तो इसमें होगा ये कि आपके पास इस जो कर्व ये बन रहा है ये वाला इस तरह का, इससे बज़ाहिर ये नजर आ रहा है कि सी से डी तक आइसोथर्मल एक्चुअली कंप्रेशन है, और इस आइसोथर्मल कंप्रेशन में आपके पास इस डी पॉइंट पर आपके पास जो प्रेशर है वो अब हम मान लेते हैं कि प्रेशर P3 से चेंज हो गया, क्या हो गया, वो P4 हो गया है। जबकि वॉल्यूम भी V3 से चेंज होकर क्या हो गया, वॉल्यूम V4 हो गया है। जबकि जो टेम्परेचर है इस आइसोथर्मल कंप्रेशन में वो एक्चुअली चेंज नहीं हुआ, तो जिसको हम T
T2 ही कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर C पे भी टेम्परेचर T2 है, तो D पे भी टेम्परेचर क्या होगा, वो T2 ही होगा। इसी चीज़ को अब आप इस एनिमेशन में भी देख सकते हैं, जो कि मैंने javalab.org की वेबसाइट से ली है, जिसमें आपके पास यहाँ पर इस पॉइंट पर है, जिसमें और यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर एक्चुअली यहाँ तक एक्चुअली आइसोथर्मल कंप्रेशन है। तो जिसको मैं रन करता हूँ, आपके सामने पॉज करता हूँ, तो आप देख रहे हैं वॉल्यूम रिड्यूस हो रहा है। अब इससे यहाँ तक जो है वो आइसोथर्मल कंप्रेशन है। इससे आगे ये होगा कि आपके पास यहाँ से लेकर एक्चुअली आपके पास यहाँ तक एडियाबैटिक कंप्रेशन होगा। एडियाबैटिक कंप्रेशन का मतलब भी यहाँ पर ये है कि सराउंडिंग से सिस्टम में और सिस्टम से सराउंडिंग में किसी तरह की कोई हीट ट्रांसफर नहीं हो रही होगी। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि फॉर DA एडियाबैटिक कंप्रेशन अकर्स, जबकि एडियाबैटिक यहाँ पर कंप्रेशन से मुराद ये है कि आपके पास वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, बेहतर वॉल्यूम डिक्रीजेस विदाउट हीट एक्सचेंज, यानी कि सराउंडिंग से सिस्टम में या सिस्टम से सराउंडिंग में किसी किस्म का हीट एक्सचेंज किए बगैर आपके पास यहाँ पर ये हो रहा होगा, जो वॉल्यूम ऑफ द गैस है वो फर्दर रिड्यूस होगा। तो ये जो कंप्रेशन है इसको असल में हम एडियाबैटिक कंप्रेशन कहते हैं। तो अब ये कैसे होगा, वो इस तरह से होगा कि असल में जो हमारे पास ये जो वॉल्स थी इनको अब हम इंसुलेट कर देंगे, इसकी कंडक्टिंग बेस को भी, और ये जो पिस्टन वाली वॉल है इसको भी हम इंसुलेट कर देंगे, यानी कि हर तरफ से हम इसको थर्मली इंसुलेट कर देंगे, यानी कि हीट ट्रांसफर ना हो सके सिस्टम से सराउंडिंग में। तो फिर सवाल ये है कि एक्चुअली आपके पास D से A तक अगर हम देखें तो एक्चुअली वॉल्यूम भी डिक्रीज हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, जबकि जो टेम्परेचर है वो भी बढ़ रहा है। तो वो कैसे बढ़ेगा? इस एडियाबैटिक कंप्रेशन को आप इस javalab.org की वेबसाइट से जो मैंने लिया है वहां से देख सकते हैं। इसको यहाँ पर है अभी, ठीक है। अब इसको मैं प्ले करता हूँ, पॉज करता हूँ, तो आप देख रहे हैं कि वॉल्यूम क्या हो रहा है, वो रिड्यूस हो रहा था। दोबारा देखिएगा यहाँ से वॉल्यूम फर्दर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो D से A में आपके पास ये हो रहा होगा कि एक्चुअली एक्सटर्नल फोर्स लगेगी इस पिस्टन के ऊपर, जिसकी वजह से इस पिस्टन के ऊपर वर्क डन होगा। तो जैसे जैसे हमारे पास इस क्या कहते हैं कंटेनर का जिसमें गैस पार्टिकल्स मौजूद हैं, इसका जो वॉल्यूम है वो रिड्यूस होता जाएगा। तो जो पार्टिकल्स के आपस में जो टकराव हैं वो एक्चुअली बढ़ते जाएंगे, जिसकी वजह से एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, जिसकी वजह से एक्चुअली जो इंटरनल एनर्जी है, यानी कि जो जिसको हम चेंज इंटरनल एनर्जी चलेंगे, यहाँ पे बात करते हैं कि जो इंटरनल एनर्जी है वो चेंज होगी, यानी कि जो डेल यू है वो एक्चुअली बढ़ेगी। जब चेंज इन इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, इसका मतलब ये होगा कि एक्चुअली जो काइनेटिक एनर्जी एवरेज ऑफ द गैस पार्टिकल्स है वो बड़ी है, और जब एवरेज काइनेटिक एनर्जी तो गैस पार्टिकल्स बड़ी है, तो इसका मतलब ये है कि एक्चुअली आपके पास जो टेम्परेचर है वो फर्दर इनहेंस हुआ है, यानी कि इंक्रीज हुआ है। लेकिन चूंकि आप वर्क डन कर रहे हैं इस गैस पर, तो इससे वॉल्यूम इसका क्या हो रहा है, एक्चुअली रिड्यूस हो रहा है। तो वॉल्यूम को रिड्यूस होना है, लेकिन चूंकि वॉल्यूम रिड्यूस हो रहा है तो इसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि असल में पार्टिकल्स की मोशन इंक्रीज हुई है, तो उनके जो वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ कोलिजन्स हैं वो भी एक्चुअली क्या होंगे, वो इंक्रीज होंगे। इसका मतलब है यहाँ से D से A वाला जो हिस्सा होगा उसमें आपके पास जो प्रेशर है जिसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, वो प्रेशर भी एक्चुअली क्या करेगा, वो इंक्रीज करेगा। तो आप अगर हम ग्राफ पर दोबारा वापस जाएं तो यहाँ से आपको समझ आएगी कि एक्चुअली D से A तक प्रेशर चेंज हुआ है P4 से P1 तक, वॉल्यूम जो है वो चेंज हुआ है V4 से V1 तक, जबकि जो टेम्परेचर है T2 वो चेंज हुआ है T2 से T1 तक। और उसके बाद ये दोबारा वही प्रोसेस रिपीट होना शुरू हो जाएगा। जो ये 4 स्टेप्स हमने एक्सप्लेन किए हैं या कवर किए हैं, ये चारों स्टेप्स फिर दोबारा से ऑपरेट होना शुरू हो जाएंगे। तो इसी तरह आपके पास ये जो कार्नेट हीट इंजन है ये वर्क करता है। अब अगला सवाल ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कितना वर्क डन हुआ है इस कार्नेट हीट इंजन की मदद से हीट सप्लाई करने से। तो वो असल में आपके पास यहाँ पर अगर आप इस तस्वीर को देखें, ये वाला जो हिस्सा है, इस पोर्शन को अगर आप गौर से देखें तो ये एक्चुअली आपके पास एक पैरालेलोग्राम बन रही है। तो प्रेशर और वॉल्यूम का जो ग्राफ है उसका जो एरिया अंडर कर्व है, यानी कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो असल में आपको इंफॉर्मेशन देता है वर्क के बारे में। तो ये जो एरिया अंडर कर्व है प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ के, वो एक्चुअली आपको एक्सप्लेन करेगा, या बताएगा कि कितना वर्क डन हुआ है। तो जितना ज्यादा वर्क डन हुआ होगा असल में वो आपका जो हीट इंजन है वो उतना ज्यादा एफिशिएंट होगा। लेकिन चूंकि अभी हम कार्नेट हीट इंजन की बात कर रहे हैं तो कार्नेट हीट इंजन जो होता है उसकी एफिशिएंसी एक्चुअली 100% होती है, क्योंकि वो आइडियल इंजन होता है, उसमें किसी किस्म का कोई साउंड की फॉर्म में या दूसरी फॉर्म्स में एनर्जी लॉस नहीं होता। क्योंकि जो हमने कंस्ट्रक्शन की थी उसमें तमाम पार्ट्स को हमने फ्रिक्शनलेस, इधर से देखें वॉल्स इंसुलेटेड ली हुई थी। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ये करेंगे कि इसी कार्नेट हीट इंजन से रिलेटेड हम जो एफिशिएंसी है इस कार्नेट हीट इंजन की वो कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद हम कार्नेट थ्योरम है उसको अंडरस्टैंड करेंगे। तो आज हमने
कार्नेट हीट इंजन के बारे में पढ़ा और उसके अंदर जो इन्वॉल्व तमाम प्रोसेसेस थे, रिवर्सिबल प्रोसेसेस, उनको डिस्कस किया।